थैंक्स लॉट। और अब बांग्लादेश। एक कहावत है, एक राजा था जिसकी जान तोते में बसती थी। राजा को मारना हो तो तोते को मार दो, राजा खुद ब खुद मर जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के लिए, या यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के लिए यही उपाय सोचा है। बांग्लादेश जो त्योरियां चढ़ाने लगा था, आस्तीन चढ़ाने लगा था, अकड़ने लगा था, उसको सबक सिखाना जरूरी लग रहा है। 2024 का आंकड़ा यह कहता है बांग्लादेश का कि वहां की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, कपड़े का कारोबार, उसका वहां की जीडीपी में 11% का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि 100 पैसे आते हैं तो 11 पैसे तो उसी से आते हैं। और वो जो कंट्रीब्यूशन 11% का है, उसमें से 80% एक्सपोर्ट से आता है। जो डोमेस्टिक सेल है उसका 20% है। 80% आप दुनिया में जो अपना माल बेचते हैं उससे आप कमाते हैं। यह इंडस्ट्री शेख हसीना जब वहां प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में खूब फली, मगर भारत सरकार अब इस तैयारी में है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया जाए और उसको कट टू साइज कर दिया जाए। वह गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की योजना पर काम करे मोदी सरकार भारत के भीतर, और कोई भी मुरुवत बांग्लादेश को लेकर के वो बरतने के मूड में नहीं है। जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें इसके आसार देखने को मिल रहे हैं। सरकार कच्चे माल पर टैरिफ में कटौती और जो स्थानीय प्रोडक्ट है उसको प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश के पास जो थोड़ा बहुत है वह भी भारत से रिश्ते बिगाड़ कर हाथ से जाता रहेगा। अभी आप देख लीजिए तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजनीतिक अस्थिरता, उसके चलते खरीदार भारत जैसे विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। ग्लोबल रिटेलर्स का मोह बांग्लादेश से भंग होने लगा है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स को पिछले कुछ महीनों में जो बढ़े हुए ऑर्डर मिले हैं उनको मीट आउट करने में, पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि डिमांड अब आ रही है। कई अमेरिकी कंपनियां ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तलाश में हैं। अब भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आज आपको मैं बता रहा हूं कि ये मोहम्मद यूनुस जो आपकी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश में अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, इनको लगता है कि शेख हसीना को हमने देश से बाहर भगा दिया है, और खालिदा जिया जो बीएनपी के नेता हैं उनको हमने इलाज के बहाने इंग्लैंड भेज दिया है। मैं अब यहाँ एक छत्र राज कर सकता हूँ निष्कंटक, और नौजवानों को, छात्रों को हमने अपने पीछे भड़का करके बना लिया है। तो अब हमारे लिए दिन बड़े अच्छे हैं। दोनों हाथ या 10 उंगलियां घी में हैं, दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन जो असलियत है, सच्चाई है, वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं। तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहती है, उसको प्रमोट करना चाहती है, टैरिफ कम करके बांग्लादेश का यह जो पूरा का पूरा ढांचा अभी तक बना हुआ था उसको ध्वस्त करना चाहती है। हिंदुस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी क्या हालत है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कपड़ा उद्योग है उसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं, यानी कि उनको रोजगार मिला हुआ है। सरकार इस बार के बजट में, यानी कि 2025-26 के बजट में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बजट में 44.17 अरब रुपए से 10 से 15% का इजाफा करने पर विचार कर रही है। यानी कि अगर आप इससे देखें तो 4.5 से लेकर के 6.5 अरब रुपए उस बजट में बढ़ेंगे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के। और मामला इतना ही नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जिसको हम पीएलआई कहते हैं, यानी कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे आपको उतनी हम रियायत देंगे, उसको 45 करोड़ रुपए से बढ़ा करके लगभग 60 करोड़ रुपए करने की सरकार की योजना है इस बार के बजट में। इस योजना के तहत सरकार लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है उन कंपनियों को टैक्स में रियायत देती है और दूसरे तरह की रियायतें भी उनको दी जाएंगी। अब इससे बांग्लादेश को कैसे नुकसान हो रहा है, एक मैं उदाहरण आपके सामने अमेरिका का रखता हूं।
यूएस ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपरेल का जो आंकड़ा है वो बताता है कि पिछले साल जनवरी से लेकर के नवंबर के बीच में बांग्लादेश का अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट जो था उसमें लगभग 0.5 आधा परसेंट 0.46 प्रिसाइजली आधा परसेंट का की गिरावट आई है और वो अब कुल मिलाकर के 6.7 अरब डॉलर का रह गया है। उधर गिरावट आई है तो भारत में क्या हुआ? भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को है गारमेंट का उसमें 4.25% का इजाफा आया, यानी कि 4.42% बांग्लादेश गिरा और 4.25% हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ा और वो पहुंच गया 4.4 अरब डॉलर। तो खेल जो है अब शुरू हो चुका है और बांग्लादेश का काउंटडाउन ऑन कर चुका है भारत मोदी सरकार। चर्चा को आगे लेकर चलने से पहले एक वाकया मैं अभी आपको सुना देना चाहता हूं, चूंकि अभी मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने सोचा कि वो शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है वैसे बांग्लादेश में भी बीपीएल होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और अलग अलग देशों के जो क्रिकेटर्स हैं वो आकर खेलते हैं। वहां एक टीम है दरबार शाही और उसके प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की जगह प्रदर्शन किया, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, यही उनका प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट था। कारण उनको पैसे नहीं दिए गए। टीम के मैनेजमेंट ने लगा कि इज्जत चली जाएगी, ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, तो आनंद फानंद में 25% अमाउंट चेक काट करके उन लोगों ने प्लेयर्स को दिया, प्लेयर्स उनके अकाउंट में डाला और 2-3 दिन के बाद जब देखा कि वो सारे चेक्स बाउंस हो गए तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अब हम प्रैक्टिस से नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ आ तो गए हैं लेकिन तुम्हारा मैच हम नहीं खेलेंगे। ये बांग्लादेश होता चला जा रहा है। हालांकि मैं बीपीएल की बात कर रहा हूं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो टीम मैनेजमेंट और टीमों की ऐसी हैं, यह देश के लिए एक छोटी सी वानगी है कि हालात कैसे वहां बनते बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब हम चर्चा में अपने 3 खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मंजू सेठ, आप फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, और सुमित पीर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, पहला सवाल आपसे, हालांकि मामला गारमेंट इंडस्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री के जरिए मोहम्मद यूनुस को बताना कि अपनी हैसियत में रहिए तो ज़रा ठीक होगा, लेकिन आपके बाबत एक चीज़ है कि जो म्यांमार में अराकान आर्मी है वो अपने आप को फैलाती चली जा रही है और कुछ ऐसे डिपो हैं जहां आर्म्स एम्युनिशंस हैं या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं जहां बनते रहे हैं, उनके ऊपर वो कब्जा करने की तैयारी में है और ये हथियार मिल जाते हैं, गोला बारूद, तो माना ये जा रहा है कि वहाँ की जो मिलिशिया है, यहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसके लिए तो मुसीबत होगी ही, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। जय हिंद राणा साहब, आपने जो शुरुआत में बात की कि बांग्लादेश किस तरह से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ियां मार रहा है और कैसे उसका हर्ष हो रहा है, उसके ऊपर यदि हम चर्चा करें, और आपने गारमेंट फैक्ट्री से लिया, जी जो जी इकोनॉमिकल फ्रंट से जो भारत कर रहा है, तो उसके ऊपर में भी मैं कुछ लाइट डालना चाहूंगा। जी सर। फिर आपने जो खास करके म्यांमार के साथ बॉर्डर है 210 किलोमीटर का तकरीबन भारत के साथ, उसका जो हमारा बॉर्डर का इलाका है वो 4059 वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट बॉर्डर ये है हमारा बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो आपने एक अराकान आर्मी की बात की, उसके ऊपर हम लोग बैठे थे और बातचीत की थी। वो एक चैलेंज बड़े तौर पे आ रहा है। देखिए, यदि आप लैंड बॉर्डर से बात करते हैं तो उसके 5 राज्यों से हमारी सीमाएं लगती हैं और केवल एक छोटा सीमा जो तकरीबन 210 किलोमीटर का है उसमें अरकान आर्मी, और अरकान आर्मी उनके लिए सर दर्द इसलिए बन चुका है कि ये इलाका यदि कुछ होता है, बड़ा होता है, क्योंकि भारत ने तो ये, क्योंकि हम इस तरह से बैठे हैं कि हम कभी भी कुछ कर सकते हैं अपनी सीमाओं से, और मैरीटाइम बॉर्डर भी हमारे साथ में है। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, खास करके जो अप्रैल के बारे में, और मैं इसलिए जानता हूं कि जी हमारे घर के अंदर भी इसके ऊपर में बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। डिलॉर इंडिया, फैब इंडिया की तरह हमारी बेटी का है, वो चलाती हैं इसको, और इसलिए मुझे भी बहुत इसके बारे में जानकारियां हैं अच्छा है कि, सर, और रखिए अपनी आपने बात आप। बताया तो मैं, जी हाँ, बहुत ज्यादा जानकारी है इसके बारे में।
तो इस चीज के एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, और फिर अमेरिका में भी, क्योंकि सप्लाई चेन में मैं देखता हूं थोड़ा, तो इसलिए भी ज्यादा जानकारी। तो एक बात करना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपने आज मुद्दा उठाया है। देखिए, यदि